हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 4 अक्टूबर का करेंटली का एपिसोड है। पहले द डायमेंशन फैक्ट्री को हम देखेंगे एंड देन जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है आज के उसको देखेंगे, ठीक है। बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। आज का जो द डायमेंशन फैक्ट्री का क्वेश्चन है बहुत यूनिक है एंड इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। फर्स्ट थिंग इज, जो आज का क्वेश्चन है ना, मैंने टॉपिक तो पहले ही बता दिया कि रिलीजन का रोल क्या होता है आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में, ठीक है। यही मैंने टॉपिक बताया था, जो कि हमारे डेडिकेटेड ग्रुप जो 26 के लिए है उसमें बता देता हूँ हर दिन में। अब इस क्वेश्चन में 250 वर्ड्स है, इसमें कंटेंट जो है ना आपके पास बहुत कम होगी, इसका इशू आएगा। सेकेंडली जो है सब पार्ट्स में ब्रेक करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको 3 पेजेस फिल करने हैं और कोर डिमांड एक ही है। देन ऑल्सो वैल्यू एडिशन का बहुत रोल है इस क्वेश्चन में, और वैल्यू एडिशन का रोल तो है ही, इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन जो आप जैसे डायग्राम्स बनाओगे आर्किटेक्चर, जो डिफरेंट आर्किटेक्चरल फॉर्म्स है उसको शो करने के लिए, तो टाइम टेकिंग होगा। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी। बस दिखने में लग सकता है, या वैसे तो नहीं लग रहा होगा, पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि 4-5 एस्पेक्ट्स को आज टच करेंगे। बस ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर और टॉपर्स कॉपी देख के हम सबमिट कर देंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे अदर क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं, चाहे आपके जीएस सब्जेक्ट में हो या आपके ऑप्शनल में हो, तो इस क्या हमारा तरीका होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ ऐड करूंगा कि द डायमेंशन फैक्ट्री के बारे में अगर आपने पहले सुना हो या इसमें प्रैक्टिस करते हो डेली, जैसे कि आपको पता है कि हमारा 26 वाला डेडिकेटेड ग्रुप है जहाँ पे आप कॉपी सबमिट कर सकते हो, और मैं हर दिन बच्चों की कॉपीज देखता हूँ एंड 7 to 9 PM, इनफैक्ट अब 6:45 के अराउंड मैं अलाउ कर देता हूँ कि बच्चे अपनी कॉपी सबमिट कर सके, ठीक है। 50+ कॉपीज हर दिन, कभी 70s, कभी 75 कॉपीज, इस तरीके से बच्चे अपनी कॉपी सबमिट कर रहे हैं एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम दिस डेली प्रैक्टिस। और अगर अच्छा लिख पाओ तो TDF के अलावा आप अगर कुछ लिख पाओ अच्छा इस इनिशिएटिव के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाइप अगर कर सकते हो तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। क्या है आज का क्वेश्चन? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया सो दैट आपको दिक्कत ना हो। और आज जो हमारे टॉपर है ना, यू ऑल नो हिम, 2020 के जो AIR 1 थे उनकी कॉपी है, उन्हीं की कॉपी हम यूज़ कर रहे हैं। उन्हीं की कॉपी से हम सीखेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर सकते हैं, जो कि देखने में तो सिंपल लगता है पर उसको लिखने में 250 वर्ड्स फील करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है, और टाइम मैनेजमेंट का भी इशू है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दो रिलीजन है, हैज वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। सो आर्किटेक्चर के बारे में मेन कोर टॉपिक तो यही है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। रिलीजन का रोल, कैसे रिलीजन, और उसमें दो, बुद्धिज्म जो एंशिएंट रिलीजन है इंडिया के, उसके बारे में है कि आपको उसका क्या रोल रहा है कि जो टेक्चर है इंडिया का जो डेवलप हुआ था एंशिएंट इंडिया में, वो उसमें इसका इंस्ट्रूमेंटल रोल है। सो दिस इज द कोर क्वेश्चन। अब हमें क्या कर सकते हैं कि दोनों धर्म को हम सेपरेटली ले सकते हैं और उनकी वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है ऐसे कर सकते हैं, या दोनों को कंबाइनली ले सकते हैं और एग्जांपल्स में बुद्धिज्म और जैनिज्म हम दिखा सकते हैं। अब ये तो डिस्कस करेंगे हम स्ट्रक्चर में। तो कोर डिमांड क्वेश्चन का हमें वो उसको डिस्कस करते हैं क्या है। ओके, सो मेरा पेंसिल ना समटाइम्स इट स्टॉप्स वर्किंग नाउ, ठीक है। चलो कोर डिमांड देख लेते हैं। CSI जो है हमारा अप्रोच है। C फॉर कोर डिमांड, तो सिंपल है कि इन दोनों रिलीजन का इंस्ट्रूमेंटल रोल जो है वो शो करना है। जो एंशिएंट इंडिया में जो स्क्रिप्ट जो आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ है उसको लेकर, ठीक है। सेकेंड है हम कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, ये सबसे बड़ा इशू होगा। दैट विल बी नॉट इजी। इंट्रोडक्शन होता है एंड कंक्लूजन तो होता ही है, ये तो हमें पता है, बट व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। अभी देखो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, क्या करेंगे, बुद्धिज्म को सेपरेटली लेंगे एंड जैनिज्म को सेपरेटली लेंगे, और कि इन दोनों को सेपरेटली लेके जो आर्किटेक्चर के अलग अलग फॉर्म्स डेवलप हुए ना एंशिएंट इंडिया में, उसी को वो शो कर देंगे। बट माय पॉइंट इज कि जैनिज्म में आपके पास लिमिटेड नॉलेज होता है, नहीं है आपके पास उतना नॉलेज, उतना आर्किटेक्चरल जो है बिल्कुल इंडिया में होगा। बहुत सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुए होंगे इन एंशिएंट इंडिया, बट हमारे पास उतने नेम्स नहीं होते हैं UPSC प्रिपरेशन जो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्मार्टली दोनों को कंबाइनली शो करेंगे कैसे उसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, तो वो बेस्ट वे तरीका होगा। एंड सेकेंड थिंग इज
कि हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि सब पार्ट्स एक मैं जबरदस्ती का ही बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस बहुत है ना, तो लेकिन वो रेलिवेंट सब पार्ट है जो मतलब को सेकेंड डायमेंशन जो इस क्वेश्चन का मैं बनाऊंगा हमारे बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए, कि एंशियंट इंडिया की बात की जा रही है ना, उसमें जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ इन दो रिलीजन्स की वजह से, उसके बाद फर्दर कैसे जो है मेडाइवल में हम आते हैं, मेडिवल या मॉडर्न में आते हैं, तो उस समय कैसे डेवलप हुआ इनका रोल। और ये एक तरह से बोलते हैं ना घर की जो बेसमेंट होती है ना, तो काइंड ऑफ बेसमेंट है इंडियन आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट हुआ है ओवर द ईयर्स, और उसके ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो इससे इंस्पिरेशन लेके जो फर्दर जो आर्किटेक्चर्स डेवलप हुए हैं इंडिया में मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम्स में, तो उसको हम एक सब पार्ट बना के इसमें 3-4 पॉइंट्स डाल के शो कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। देन वैल्यू एडिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब मैं एक चीज कहता हूं कि आप लोगों को मैं ब्रेनस्टॉर्म करने देता हूं, चलो करो, मजा आएगा। ठीक है, जब भी आर्किटेक्चर वर्ड सुनते हो ना, क्या क्या चीजें दिमाग में आती है? स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, क्या क्या दिमाग में आती है? चलो इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, बस सुनिए मत, जो भी आपको समझ आ रहा है लिखिए, चाहे आप लाइव इसको देख रहे हो या आप इसको बाद में सुन रहे हो, तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप इसको लिखिए। मैं आप वीडियो पॉज करो, मैं बता देता हूँ। इंडियन आर्किटेक्चर एज अ होल मैं देख रहा हूँ, ना कि बस अभी बुद्धिज्म और जैनिज्म से कनेक्ट करना है, आपको पूरा देखना है। आर्किटेक्चर जब सुनते हैं तो क्या मेजर जो है आर्किटेक्चर फॉर्म्स आपको दिमाग में आते हैं। सो वीडियो पॉज कर लो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे दिमाग में एंशियंट टाइम से शुरू करें तो आईबीसी इंडियन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसमें जो टाउन प्लानिंग थी, तो वो दिमाग में आता है। फिर हम रॉक कट में जा सकते हैं, रॉक कट में भी मल्टीपल चीजें हैं, केव्स, ठीक है, ये आता है, रॉक कट आर्किटेक्चर कह लो। ठीक है, देन केव्स में आपके पास अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है, कितने सारे हैं, मतलब और भी होंगे बट ये मेन है। ठीक है, देन आई कैन से कि वी हैव, और मतलब कि ये तो बुद्धिज्म से मेनली रिलेटेड है, हम जैनिज्म से भी इसको करें, वैसे एलोरा जैनिज्म से भी रिलेटेड। ठीक है, तो जैनिज्म से भी हमारे पास बहुत सारे केव्स हैं, जो मतलब कि बहुत सारे तो नहीं है, 2-3 हैं जो हमने पढ़ रखा है या हमें एक नॉलेज होती है, सुना है कभी। तो उदयगिरी केव्स हैं या खांडगिरी केव्स हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं केव्स के एग्जाम्पल में। देन रॉक कट आर्किटेक्चर में वी हैव मोनिस्टिक आर्किटेक्चर होता है ना, जिसमें मॉन्क्स या नन्स, वैसे इंडिया में नन्स तो नहीं होते मोस्टली, मतलब कि एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं था, पर जो बुद्धिज्म के समय में मॉन्क्स जो रहते थे, उसी के विहाराज एंड ऑल, तो उसी से कनेक्ट करके आपको पता होगा, आपने सुना होगा 2 टर्म्स, चैत्यास एंड विहाराज। ठीक है, तो आप इसको भी रॉक कट के अंदर मतलब कि एक दूसरा डायमेंशन हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर रॉक कट के अंदर केव टेम्पल्स भी हैं, खजुराहो वगैरह, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो टेम्पल्स बस हिंदुइज्म को डेडिकेटेड नहीं है, जैनिज्म को डेडिकेटेड भी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। मैं अभी बता रहा हूँ, जब आप आर्किटेक्चर का नाम सुनते हो तो क्या क्या दिमाग में आता है। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर में इतनी सारी चीज हो गई। फिर होती है तीसरा जो मेजर कैटेगरी है, फ्री स्टैंडिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, स्टोन्स वगैरह यूज किया और जो हम खड़ा कर देते हैं मतलब कि स्ट्रक्चर्स। सो वी हैव बहुत अच्छा एग्जांपल, पिलर्स जो अशोका ने इतने सारे बनवाए, देन अब और उसके थ्रू मैसेजेस भी मतलब यूज किया। देन वी कैन से कि हमारे पास स्तूपा जो अशोका ने बनवाया, या मतलब कि मौर्यन टाइम में या फर्दर जो बनवाया गया। देन हम कह सकते हैं कि पैलेसेस, ये भी इसका पार्ट हो सकता है, कर सकते हैं ना। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि सच कहो तो फोर्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसका हम यूज नहीं करेंगे आंसर में, अभी के लिए फोर्ट्स मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है ऐसे बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड, तो फोर्ट्स भी हम कर सकते हैं। देन जो मीनार्स होते हैं ना, उसको भी हम कर सकते हैं। आर्किटेक्चर जब दिमाग में आए तो यही 5-6 ब्रॉड चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे अपने क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो जब भी आर्किटेक्चर सुनो ना, तो ब्रॉड एक आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको उसी को यूज करना है एज अ फॉर्डर, उसी को यूज करना है, और जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको मोल्ड कर देना है, जो हमारे दिमाग में पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड जो आर्किटेक्चर जो फॉर्म्स हैं उसको यूज करना है। ठीक है, सो देखो इंट्रोडक्शन सी एस हो गया, एंड 9 आई पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में सिंपली मैं क्या करूंगा
की बात कर सकता हूँ, एक कंटेक्स्ट सेट कर दूंगा। क्या है कंटेक्स्ट सेट करना? कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज अ रिलीजन वो राइज करता है इन द मतलब 6th सेंचुरी BC के आसपास, ठीक है, ये हम करेंगे। और उसकी वजह से, ठीक है, सो द लिंक बिटवीन रिलीजन एंड आर्किटेक्चर, मतलब कि इंट्रोडक्शन में दूसरा पार्ट होगा ना, इसको हम ये कर सकते हैं कि उसको रिलीजियस एस्पेक्ट जो है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, वो तो है ही, ये भी बताना है कि इसकी वजह से जो है हुआ, उसके साथ साथ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी हुआ। इसका छाप जो है ना बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो मतलब कि बोल सकते हैं कि उसका छाप जो है ना आर्किटेक्चर पे भी पड़ा, ये भी हमें शो करना है, और यही है मेन डिमांड इस क्वेश्चन का। तो ये अगर हम इंट्रो में पहले ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक तरह से स्टोन सेट कर देते हैं, तो इसको हम कितनी ब्यूटीफुली आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, या बहुत हद तक है कि रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बात कर सकते हो, दूसरा तरीका, और उसके बाद उसको लिंक कर दोगे विथ बुद्धिज्म और जैनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होकर जो रॉक कट आर्किटेक्चर जो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय वे टू इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन, एंड वी विल सी कि टॉपर जो हमारे हैं आज के, उन्होंने कैसे इस आंसर को लिखा है। सॉरी, ओके, सो देखिए इन्होंने क्या किया, यही किया है ओवरऑल। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अरोज अराउंड 6th century BC। इट वॉज नॉट ओनली ब्रॉट अ न्यू थॉट, मतलब कि एक तरह से रिफाइन किया ना, रीडिफाइन किया जो हमारा फिलोसफिकल आइडियाज था, या जो भी हिंदुइज्म से प्रेरित था, उसको एक तरह से रीडिफाइन किया गया। तो आइडिया थॉट एंड आइडियाज, बट ऑल्सो न्यू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यही देखो, ये दूसरा चीज जो मेन डिमांड है उससे कनेक्ट कर दिया। सिंपल सा है इंट्रोडक्शन, कुछ खास नहीं है इसमें, इतना बेसिक आपको भी पता है। एंड देन आते हैं हम बॉडी पे। अब बॉडी पे हम क्या करेंगे, मैंने बोला है कि अगर हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को सेपरेटली लेके, बच्चे क्या करेंगे, बुद्धिज्म का पहले लिख लेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, एंड देन जैनिज्म का लिखेंगे जिसमें कि बहुत कम आएंगे। तो क्या होगा, अनइवन हो जाएगा। अब यहाँ हमें इक्वली दिखाना है, मतलब हमें कोशिश करना है कि इक्वल रहे, बट वो होगा नहीं। बट हम स्मार्टली ऐसा करेंगे कि हम ना आर्किटेक्चरल जो फॉर्म्स पढ़े हैं ना, जो कि हम रेडीमेड हमारे दिमाग में रहते हैं, उसी को यूज करेंगे, और वही एग्जाम्पल्स में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को शो कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट जस्ट गिव मी मिनट भाई, मैं अभी ना क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ 1 घंटे में। ओके, सॉरी। सो हाँ, ये कह रहा था मैं कि जस्ट आई वाज सेइंग, हाँ, तो हम इसको लिंक कर सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट किया रॉक कट आर्किटेक्चर से, केव्स को हम हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, अजंता, एलोरा है, उदयगिरी को दिखा सकते हैं। देन मोनेस्टिक आर्किटेक्चर को दिखा सकते हैं, इसमें चैत्याज, विहाराज हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए डिफरेंस बिटवीन चैत्याज एंड विहाराज। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर कह लो या एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। देन केव टेम्पल्स हम रॉक कट आर्किटेक्चर में डाल सकते हैं। देन वी कैन पुट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर जैसे स्तूपाज, पिलर्स जो है, पैलेसेस हैं, इनको डाल सकते हैं। या जो अदर एग्जांपल्स आपके पास हैं, अदर स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लिंक कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो कोर डायमेंशन, जो कोर सब पार्ट है इस डिमांड में, हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन जस्ट यूज दिस थिंग कि मतलब कि क्या रेलिवेंस रहा बाद में, मतलब कि फ्यूचर जो मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ, एंड देन मॉडर्न टाइम्स जब स्टार्ट हुआ, तो क्या उसका रोल रहा इस डेवलपमेंट का जो एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ, ठीक है। एक और चीज कहूंगा मैं, और मैं सबकी कॉपी में देखूंगा, अभी मैं बहुत चीजें नहीं बता रहा हूँ, रीजन बिंग कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद को एक्सप्लोर करो, आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी बेटर करो। एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम क्या कर सकते हैं कि रिलीजियस एस्पेक्ट को जो ना टच करेंगे, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन मिला कि हम ये आर्किटेक्चरल फॉर्म डेवलप कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल स्तूपास का बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम ऐसे कर सकते हैं, बस ऐसे सीधा मत लिख देना स्तूपा और उसको बुद्धिज्म और जैनिज्म से कनेक्ट नहीं करना है, हमें दिखाना है कि कैसे रिलीजियस जो थॉट है या रिलीजियस आइडियाज है उससे प्रेरित होके, इंस्पायर्ड होके, जो बुद्धिज्म या जैनिज्म के आइडियाज हैं उससे इंस्पायर्ड होके ये स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए थे, उसी से इंस्पायर्ड थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मिस नहीं कर सकते। जैसे मैं बता रहा हूँ ना स्तूपाज से, तो स्तूपाज को ऐसे फील किया जाता है कि
लॉर्ड बुद्धा का प्रेजेंस है, जहाँ भी बनाया गया ना उनको ऐसे मान के सोच के चलते हैं कि वहाँ पे उनका प्रेजेंस है। तो ये ध्यान में रहे, ये मिस ना हो, नहीं तो बहुत मैकेनिकल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस लगेगा कि कोटा पूरा किया जा रहा है आंसर लिखने का, और जो कोर डिमांड है इसको मिस किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो एक टच होता है ना, फाइन टच, उसको मिस नहीं कर सकते। एंड देन वी हैव कंक्लूजन। कंक्लूजन में सिंपल है, हम ऐसा कर सकते हैं कि शो कर सकते हैं कि इनकी वजह से जो है एक तरह से वेल एस्टेब्लिश हम शो कर सकते हैं, इनकी वजह से इतना डेवलपमेंट हुआ। और फिर फर्दर हम इसको मतलब कि वही उसका जो फ्यूचरिस्टिक जो है, पहले तो हम बता देंगे कि कितना बड़ा चेंज आया, समराइज कर देंगे क्विक, एंड देन हम शो कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसे चीजें और बेटर हो गई। वही जो एक दूसरा डायमेंशन हमने ब्रेक किया था, उसी को हम यूज कर सकते हैं स्मार्टली। ठीक है, तो यही है हमारा आज का द डायमेंशन फैक्ट्री का क्वेश्चन। एंड हम देख लेते हैं टॉपर की कॉपी में कैसे क्या। हाँ, एक चीज और है, वैल्यू एडिशन। मैं यही देख के बताऊंगा टॉपर की कॉपी से कि टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा। तो देखो, आप ना हर पॉइंट लिखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल चेतियाज, विहाराज, हर एक पॉइंट में अगर आप ना डायग्राम बनाने लगोगे तो बहुत टाइम जाएगा। इस क्वेश्चन का यही दिक्कत है, आपके पास समय लिमिटेड होता है, भले ही ये 15 मार्कर क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इतना टाइम नहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने, शुभम कुमार सर ने क्या किया, अगर उनकी कॉपी आप देखोगे तो पॉज कर लो, देख लो कॉपी को। ठीक है, उन्होंने आंसर कैसे लिखे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, यू गाइज कैन पॉज और देखिए क्या किया इन्होंने। चेतियाज विहाराज से स्टार्ट किया, देन बराबर केव्स का एग्जाम्पल लिया जो आजीविका के लिए बनवाया गया था। ठीक है, मौर्यन पीरियड में। देन स्कल्पचर को भी इन्होंने इंक्लूड किया। वैसे स्कल्पचर जो है ना, विजुअल आर्ट का जो है ना एक मतलब कि फॉर्म है। वैसे स्कल्पचर जो इन्होंने यूज किया है फॉर इंट्रेंस जो होता है ना स्तूपा का, तो इसलिए इसको हम यूज कर सकते हैं। स्तूपा को कनेक्ट करके इन्होंने दिखाया। स्तूपा क्या है, आर्किटेक्चर है इंपॉर्टेंट। देन देखिए इन्होंने क्या किया कि जैनिज्म से जहां कनेक्ट करना था स्मार्टली कनेक्ट कर दिया, उदयगिरी एंड खांडागिरी केव से उड़ीसा में। ठीक है, जो कि था मतलब कि इस पॉइंट से रेलिवेंट लगा तो कनेक्ट कर दिया। देन वी हैव देखो, मैं इस डायग्राम को लेकर कहूंगा ये वैल्यू एडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। लेकिन इसका यूज ना जहां बहुत रेलिवेंट लगे वहीं करना है, हर जगह नहीं डाल देना है। ठीक है, देखो सर ने क्या किया, शुभम कुमार सर ने एक जगह यहाँ पे पहले चेतियाज एंड विहाराज को लिमिटेड, ये जो उनका सेमी सर्कुलर जो फेस सेट होता है उसको दिखाया। ठीक है, फेकेट कह लो। देन स्तूपा का एक डायग्राम बनाया जो कि बेसिक है, हम सबको पता होता है। ठीक है, फिर स्कल्पचर का अलग से इन्होंने बताया कि गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। वैसे ये थोड़ा डिबेटेड है, स्कल्पचर को हम इसको आर्ट फॉर्म्स में करते हैं, बट सर के पास लिमिटेड पॉइंट था, स्पेस था, ये स्पेस ज़्यादा था, तो उन्होंने उनको लगा होगा कि यही अप्रोप्रिएट है। वैसे हम कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, आपको जस्टिफाई करना है पॉइंट। तो इन्होंने स्तूपा दिखा दिया। तो फिर अजंता एलोरा केव्स अलग से बताया, एंड देन एलिफेंटा केव्स को भी बताया, जो कि ओरिजिनली बुद्धिस्ट साइट हुआ करता था, बाद में हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें हुई यहाँ। ठीक है, एंड देन जब वो बता रहे थे ना कि सेकेंड जो पार्ट उन्होंने किया है कि आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैन इंस्पायर लेटर आर्किटेक्चर, कैसे किया, तो उसमें 3-4 पॉइंट्स इन्होंने ऑर्नामेंटेशन को भी इंक्लूड कर लिया है। और फिर कंक्लूड कर दिया है कि लास्टिंग इफेक्ट है ऑन आर्किटेक्चर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। सो देखो, 3 टोटल डायग्राम्स इन्होंने यूज किया। पिलर्स हम सीखते हैं, ओके, बेसिक आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो स्तूपा हम सीखते हैं इसका डायग्राम बनाना। एंड देन ये जो अलग से ऐड किया है ना विहाराज और चैत्याज के लिए, ये हम ऐड कर सकते हैं। सो इन्होंने 3 ऐसे डायग्राम्स यूज किए और बहुत कम स्पेस लिया, जल्दी जल्दी में किया होगा, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। 2 भी करोगे ना पिलर्स एंड स्तूपास शो करने के लिए, वो भी चलेगा। ठीक है, बट आपके पास समय लगता है, आपके पास ज्यादा है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन हर एक पॉइंट में आप एक डायग्राम बना दोगे तो इतना समय नहीं है। और ये भी जो 2-3 डायग्राम्स बने ना, इसमें भी बहुत समय लगा होगा, तो प्रैक्टिस यहाँ पे मायने रखता है। ठीक है, तो ऐसे हमने कंटेंट की कमी को कैसे एड्रेस किया, कैसे चतुराई से हमने बुद्धिज्म जैनिज्म को समझदारी से उसको एड्रेस करना सीखा, कि कैसे हम ऐसे, अगर हमारे पास कंटेंट की एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट को टच करने के लिए जो कंटेंट की कमी होती है उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। देन सब पार्ट्स कैसे ब्रेक करने, हमने बात किया कि एक कोर डिमांड है, लेकिन हम उसका रेलिवेंस दिखा सकते हैं कि कैसे वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इंपॉर्टेंट बना, मतलब कि एक तरह से बेसमेंट का काम किया। देन फिर हम उसको टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमने टच की है। ठीक है, सो लेट अस गो टू द today's important articles. First one is nations
मस्ट प्रिपेयर टू डील विथ स्टेबल कॉइन्स। हमने स्टेबल कॉइन्स के बारे में बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार मैंने बताया कि क्या है, लेकिन अभी जो है स्टेबल कॉइन्स को हम ना एक अलग एस्पेक्ट से देखेंगे। पहले तो होता क्या है, बेसिक है, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, और मुझे लगता है ये मोस्ट प्रोबेबल की टर्म है जिसपे क्वेश्चन आना है यूपीएससी का प्रीलिम्स में नेक्स्ट ईयर, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको ना बिल्कुल छोड़ना मत, इस पे ध्यान रखिएगा। दूसरा कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इंडिया उसको कैसे रेगुलेट करती है, मतलब उसको ऑथराइज लीगलाइज कर चुकी है, या टैक्सेशन में क्या इंडिया मतलब किस तरह से टैक्स करती है, तो इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, द हिंदू पेज नंबर 1 इकोनॉमिक्स के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए ये। देन CAQM, आपको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन अक्टूबर नवंबर में बढ़ने लगती है, बहुत सारे रीजन्स हैं। पहले तो हम रीजन समझने की कोशिश करेंगे, एक तो मेट्रोलॉजिकल रीजन, फिर जो ह्यूमन की वजह से जो स्टबल बर्निंग की वजह से जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाता है बाय CAQM। तो इसके भी बेसिक्स को हम समझेंगे, एंड जो ग्रेडेड जो रिस्पॉन्स होता है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, द हिंदू पेज नंबर 2, और एनवायरमेंट खास करके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, दिस क्लीन एनर्जी राइज नीड्स क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपेंशन। तो इंडिया जो है ना क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको लेकर इंपॉर्टेंट डेटा इस आर्टिकल में हम देखेंगे। सेकेंड थिंग, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जितना पैसा हमारे पास होना चाहिए बाय 2030, वो हमारे पास अभी नहीं है। तो उसके लिए अलग अलग जो तरीके होते हैं, हम जो मतलब कि इस एडिटोरियल में, ये आर्टिकल एडिटोरियल से है, द हिंदू पेज नंबर 6। तो कैसे हम क्लाइमेट फाइनेंस जो है, हमारा जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो का, या जो हम ग्लोबल लेवल पे इतने सारे कमिटमेंट्स कराए हैं, तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो ये आर्टिकल बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, और खास करके इंडिया का जो 2070 वाला गोल है। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज रिलेटेड टू पोलैंड है। पोलैंड एज अ कंट्री हम देखेंगे। देन पोलैंड जो नेटो का अभी फ्यूल नेटवर्क है ना, उसको ज्वाइन करने वाला है। अब ये फ्यूल नेटवर्क क्या है, नेटो क्या है, पोलैंड ऐसा कंट्री है जो पहले पार्ट था वार्सो पैक्ट का। अब ये वार्सो पैक्ट के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। बाद में नाटो का मेंबर बना, और फिर वो फ्यूल नेटवर्क का जो है नाटो का, उसको ज्वाइन करने वाला है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और पोलैंड का लोकेशन भी देखेंगे। इफ यू रिमेंबर, यू गाइस रिमेंबर कि यूक्रेन का ना बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, तो इसको भी हम देख सकते हैं। एंड देन वी हैव द फिफ्थ आर्टिकल, जो कि मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है। तो अभी जो है एक जो लेडी है, मुलाली नाम है उनका, इनको बना गया आर्क बिशप बनाया गया है इंग्लैंड में। तो इनको जो है ये लीड रोल दिया गया है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक नया चेंज है, खास करके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। तो इसको हम मेंस में कहाँ यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इस पार्टिकुलर अच्छे एग्जाम्पल को। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आर्टिकल, स्टेबल क्वाइन होता क्या है, मैं बेसिक्स बता चुका हूँ, पेज नंबर बता चुका हूँ। तो क्या होता है कि एक क्रिप्टो करेंसी होता है जो कि बहुत वॉलेटाइल होता है, और वो यूज करता है कौन सा टेक्नोलॉजी बताना, क्रिप्टो करेंसी कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसी क्रिप्टो करेंसी को जब डेवलप किया गया ना, तो ये इसकी वॉलेटिलिटी बहुत है, बहुत ऊपर नीचे होती है इसकी वैल्यू। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए कुछ प्रयास किए गए। तो पहला जो ऐसा प्रयास, और अच्छा प्रयास अभी लग रहा है, वो है स्टेबल कॉइन। होता क्या है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना डिजाइन की गई टू मेंटेन स्टेबल वैल्यू बाय बीइंग पेग्ड टू एन अंडरलाइंग एसेट सच एज बास्केट ऑफ करेंसीज। मतलब कि उसको ना बांध दिया जाता है, मतलब क्रिप्टो करेंसी ऐसा जिसको बांध दिया जाता है ऐसे एसेट से, जैसे फॉर एग्जांपल करेंसीज हैं, डॉलर्स, यूरो और कमोडिटीज, जो प्रीसियस स्टोन्स है, गोल्ड वगैरह, तो उसको हम स्टेबल कॉइन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें वॉलेटिलिटी जो है कम हो जाता है। इंडिया का क्या स्टैंड है क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन? तो अभी क्या ना, न्यूज ये था कि इसलिए ये न्यूज में था कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, निर्मला सीतारमन जी मैम, उन्होंने बोला कि स्टेबल कॉइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और ठीक है, नेशंस मस्ट प्रिपेयर टू डील विथ स्टेबल कॉइन्स। नाउ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एक, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुछ स्टेबल कॉइन्स के नाम बताओ। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको नाम बताना है। यू जस्ट यू गाइस हैव टू टेल द नेम्स ऑफ सम स्टेबल कॉइन्स जो कि न्यूज में रहे हैं। अब इंडिया का क्या स्टैंड है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, हम ये देखते हैं। लीगलाइजेशन, तो इंडिया हैज नॉट लीगलाइज्ड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। देखो, बट हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इफ यू रिमेंबर, आरबीआई ने लॉन्च किया था, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, लीगल टेंडर है ये, आप लोग इसके बारे में बेसिक जानते होंगे, आई होप सो। एंड इसी पे प्रीलिम्स में 2023 में क्वेश्चन आया था, जो अभी आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो भारत में क्या है ना, लीगलाइज्ड नहीं है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, और बहुत ही ज्यादा भारत ना, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या रिजर्व बैंक हो, इसको लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं रही है। ठीक है,
अभी ये स्टेटमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर का आया ना, ये पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट आया कि हमें इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, मुझे लगता है, मतलब कि ओवरऑल देखो तो एक तरह से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम कि वो फ्यूचर है। देन टैक्सेशन की जहां तक बात की जाए, तो जो कैपिटल गेन होता है ना क्रिप्टो करेंसी पे, उस पर 30% टैक्स जो है गेन जो है लगेगा। ये इस तरीके से हमने इनडायरेक्टली कह सकते हो कि लीगलाइज कर दिया, डायरेक्टली तो नहीं किया है, बट आप अगर क्रिप्टो करेंसी पे जो गेन आपका होता है और आप 30% जो है ना आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी एज एज टैक्स, एंड 1% टीडीएस ऑन ट्रांजेक्शन, तो ये तो अलग चीज है। और ये 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इनडायरेक्टली हम मान रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी है, बट डायरेक्टली हम इस चीज को, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया होगा, मे बी यूपीएससी क्या करे, इसी स्टेटमेंट को यूज करके लीगलाइजेशन और टैक्सेशन को यूज करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना दे। तो प्रिपेयर रहिएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। आप इसका पीवाईक्यू लिख देना, इसके आंसर अगर लिखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में पीवाईक्यू, और जो भी ऑप्शन होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बिकॉज आई हैव गिवन 4 क्वेश्चंस मोर, जो कि प्रैक्टिस के लिए टोटल 5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो उसके लिए मैंने नंबरिंग 1 2 3 एंड 4 करी है, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो इसी का आंसर है, और पीवाईक्यू का आंसर सी है, ठीक है। तो ये मैंने शायद गलती से लिखा था, पर उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। चलिए चलते हैं सेकेंड आर्टिकल पे। CAQM कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स ऑन स्टबल बर्निंग। आप सबको पता है स्टबल बर्निंग जो है अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में हर साल का ये है, न्यूज में रहता ही, अब इस पे हमेशा न्यूज में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि क्यों होता है स्टबल बर्निंग वाला इशू, जो इंडिया में स्टबल बर्निंग इशूज की वजह से क्यों दिल्ली का पॉपुलेशन खराब होता है। और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है, सॉरी पॉपुलेशन नहीं पॉल्यूशन, दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो उसके पीछे का एक तो हम ज्योग्राफिक रीजन, क्लाइमेटिक रीजन, या कह लो मेट्रोलॉजिकल रीजन समझेंगे, एंड देन स्टेबल बर्निंग की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले वी हैव सीजनल फैक्टर्स क्या है। एक इस महीने में अक्टूबर नवंबर में अगर देखो तो स्लोअर विंड स्पीड होता है, पॉल्यूटेंट्स रिमेन ट्रैप्ड क्लोजर टू सरफेस। एक तो ये हुआ, विंड जो है ना मूव नहीं कर रहा है, एक जगह जमा हो गया, मतलब बहुत स्लोली मूव कर रहा है एक। देन फॉलिंग टेम्परेचर, अब टेम्परेचर फॉल करता है ना, आपको पता होगा कि हवा जो गर्म होती है ना तो वो ऊपर की ओर भागती है, कन्वेक्शन होता है। तो अब जो है ना टेम्परेचर लो है ना, तो हवा ऊपर जा ही नहीं रही है, मतलब कि वैक्यूम क्रिएट ही नहीं हो रहा है कि नया हवा आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो हवा है ना गंदा, वो जमा हो गया है, एक जगह जमा हो गया है, तो इसीलिए जो है ना इशू होता है। ये तो मेटेरियोलॉजिकल रीजन है। अब स्टेबल बर्निंग की वजह से क्या होता है दिल्ली एनसीआर में, दिस कंडीशन वर्सन विंटर एयर क्वालिटी इन दिल्ली एनसीआर कोइंसाइडिंग विद पैडी स्टेबल बर्निंग जो होती है, मतलब कि जो पैडी को काट लिया जाता है, तो जो एक तरह से वेस्ट मटेरियल जो फील्ड में होता है ना, उसमें आग लगा देते हैं जल्दी से, सो दैट तुरंत जो है ना नेक्स्ट क्रॉप को वो लोग बो सके, ठीक है। सो इसी चीज को देखने के लिए CAQM एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी है, रिमेंबर दैट। और पहले EPCA हुआ करता था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सी का क्या होगा, मतलब एक तो ए अथॉरिटी, इतना तो मुझे, कंजर्वेशन अथॉरिटी होगा, ओके ये सिंपल है। सो जुडिस्डिक्शन इसका देखो तो बस दिल्ली एनसीआर तक नहीं है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान ये देखती है, कंट्रोल करने के लिए स्पेशली पार्लियामेंट्री एक्ट से बना है। और 1986 एक्ट इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट में, ये ध्यान रखिएगा। कंपोजिशन क्या है इसका CAQM का, तो चेयरपर्सन होते हैं, सेंटर अपॉइंट करती है, सेक्रेटरीज ऑफ ये इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेट चीफ सेक्रेटरीज भी होते हैं, प्लस एक्सपर्ट्स भी रखा जाता है। थोड़ा बेसिक समझ लो कि चेयरपर्सन कौन है, सेंटर अपॉइंट करती है। यहाँ पे क्या खेलेंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ जो है ना एनवायरमेंट को बना देंगे, इस तरीके से खेलते हैं, या दिल्ली के CM को बना देंगे, इस तरीके से। तो बस इतना इस एस्पेक्ट में आप समझ सकते हो। और बस दिल्ली तक सीमित नहीं है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जो एनसीआर रीजन पूरा आता है, वो सब सारे स्टेट इसके स्टेक होल्डर हैं। पावर्स क्या है, सुपरसीड कर सकता है CPCB SPCB को इन एनसीआर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो अथॉरिटी है हमारे पास स्टैट्यूटरी सेंट्रल लेवल पे CPCB एंड SPCB है स्टेट लेवल पे, तो उसको भी सुपरसीड कर सकता है। इशूज बाइंडिंग ऑर्डर्स इंपोजेस पेनल्टीज, देखो ये भी है। कैन होल्ड ऑफिशियल्स अकाउंटेबल फॉर लैप्सेस, जो कि इस आर्टिकल में बात ही की गई है, ठीक है। एग्जाम्पल स्टेबल बर्निंग, अब ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल मतलब कि ठहराया जाएगा अगर स्टेबल बर्निंग हो रही है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्पेशली पंजाब में। पंजाब सबसे बड़ा जो है ना स्टेबल बर्निंग पंजाब में ही सबसे ज्यादा होता है, और इस साल बट कम हुई है। रीजन आप लोगों को पता है, वन ऑफ द रीजन है, एक तो प्रोएक्टिव रोल सरकार ले रही है, दूसरा है फ्लड भी है, ठीक है।
देन वी हैव रोल, जो है लॉन्ग टर्म रोल है इसका, स्टैट्यूटरी है और इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, मतलब दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन है उसको देखने के लिए इसको बनाया गया है। देन वी हैव CAQM improves डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल टू एक्ट, ओके यहाँ पे तो गलती से डाल दिया, ओके मेरा ये कहना है कि ये गलती से इसमें टाइटल आ गया। अब एक चीज है, ग्रेडेड एक्शन प्लान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो दिल्ली में ना जो एक QI ट्रिगर्ड इमरजेंसी, मतलब कि शॉर्ट टर्म में जो अक्टूबर नवंबर है ना, उसमें जब AQI की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, आप लोग चेक करना कितना है AQI अभी, आई थिंक मैंने सुबह में चेक किया था 102 के आसपास है। तो दिल्ली में जब AQI लेवल बढ़ने लगती है ना इन तीनों फैक्टर्स की वजह से, तब एक शॉर्ट टर्म एक्शन लिया जाता है, तो उसी को ग्रेडेड एक्शन प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें मेजर्स क्या लिए गए हैं, सबसे पहला है जब AQI की वैल्यू इतनी होती है ना 101 से 300 के बीच में, जिसको मॉडरेट पुअर बोलते हैं, तो गार्बेज बर्निंग, डस्ट कंट्रोल, ये सारी चीजें बैन की जाती है। और ये कौन करता है, CAQM, ये जो है इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस जारी करता है। 300 से 400 जब होगा ना, तो डीजल जो जेनसेट्स हैं या हायर पार्किंग फीस इंट्रोड्यूस की जाती है, सो दैट लोग ना यूज कम करें, अब मतलब कि जो उनके व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज करें, बूस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीजों पे फोकस किया जाता है। देन वी हैव सीवियर वाला 401 से 450 के, बैन कंस्ट्रक्शन, क्लोज नील्स एंड क्रशर्स। देखो इसमें मुझे ये देखना था कि ये वैल्यू सही है ना, लेट मी चेक इट, क्योंकि मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है, आपको बता दूंगा जो असली PDF आएगा। मुझे लग रहा है सही है, बट एक बार मैं इसको देख लूंगा, ठीक है। देन बैन जो 450 के ऊपर होता है ना, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, उसके बाद क्या ये गाइडलाइंस जारी करते हैं कि ट्रक्स, ऑड इवन स्कीम आपको पता ही होगा, दिल्ली में चलाया गया था, स्कूल क्लोज किया जाता है, बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होता है वो, एंड इंडस्ट्रीज को रोक दिया जाता है, ठीक है। तो इसका रोल शॉर्ट टर्म है, रिएक्टिव है, एंड ऑपरेशनल है, ठीक है, टूल है। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड ये बहुत सुंदर आर्टिकल है, स्पेशली मेंस के लिए और वैसे प्रीलिम्स के डेटा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर पावर, ठीक है। और ये कैसे है इसका मैं बताता हूँ, जैसे कि भारत ने ना 2024 में जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 24.5 गीगावाट जो है ना सोलर पावर ऐड किया है, और इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, जो सोलर पावर की अगर बात की जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, मतलब कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से अगर आपको, चाइना फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड, इंडिया इज थर्ड। बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। एंड बट टू मीट इट्स क्लाइमेट टारगेट्स 1.5 डिग्री से, एक तो हम बहुत अच्छा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट जहां हमें पहुंचना है तो उसके लिए देख लेते हैं। बट टू मीट इट्स क्लाइमेट टारगेट्स पाथवे नेट जीरो बाय 2070, द मिसिंग पीसेस इज लार्ज स्केल क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है, लार्ज स्केल। ये आर्टिकल मैंने पहले ही बताया था, क्लाइमेट फाइनेंस पे हम ध्यान देंगे एंड समझेंगे कि कैसे हम फाइनेंस कर सकते हैं मल्टीपल वेज से। सो विदाउट मैसिव इनफ्लो ऑफ फंड्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, हम ना इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। सो डेटा हमने एक देख ही लिया, इंडिया ने कितना ऐड किया है। देन वी विल सी कि 2023 का अगर रिन्यूएबल एनर्जी का देखे सेक्टर में इंडिया में अगर, तो भारत में 1 मिलियन प्लस एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में। देखो बहुत बड़ी बात है, जो कि जीडीपी के 5% जो है कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी को। एंड ऑफ ग्रिड सोलर एलोन की अगर बात की जाए तो 80,000 पीपल जो है ना, प्लस पीपल जो है एम्प्लॉयड हैं, और ये 2021 के अकॉर्डिंग। सो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का भी ये सोर्स है, ठीक है, बनता जा रहा है धीरे। सो इंडियाज लीडरशिप जो हमने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस से स्टार्ट किया था, तो उसमें इस तरीके से जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, हमारी लीडरशिप दिखती है कि हम फ्रंट से आगे आकर इन चीज़ों में पहल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस आर्टिकल को कैसे लिखा गया। तो सबसे पहले इंप्रेसिव प्रोग्रेस हम कर रहे हैं बट अ क्रिटिकल गैप, वही क्लाइमेट फाइनेंस की बात है। तो इंडिया जो है ना स्केलिंग रिन्यूएबल रैपिडली येट फाइनेंसिंग इज द वीक लिंक, ठीक है। और IRENA आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, एस्टिमेट करती है कि इफ इंडिया फॉलोज 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे, जो कि आपको लगता है बहुत एम्बिशियस है, पॉसिबल नहीं होगा, तो अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं जो पेरिस क्लाइमेट में जो समिट हुआ था उसमें तय किया गया था, तो इंडिया को एवरेज एनुअल जो जीडीपी ग्रोथ मतलब कि हाँ, तो इंडिया का जो रिक्वायरमेंट होगा ना 1.5 ट्रिलियन बाय 2030 होना चाहिए,
तब हम ये 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो पाथवे है उसको अचीव कर पाएंगे। और अगर ऐसा हम करते हैं तो उस केस में हमारा जो एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ है ना 2.8% जो है वो बढ़ जाएगा 2050 तक, और जो कि G20 कंट्रीज जितने भी उसके एवरेज से डबल होगा। ठीक है। दूसरा, एक तो ये एजेंसी ने किया, इंटरनेशनल एजेंसी जो रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। सेकेंड है, हमारे गवर्नमेंट ने खुद एस्टिमेट जो किया है तो उनके अकॉर्डिंग 2.5 ट्रिलियन की जरूरत है। ये 1.5 कह रहे हैं, ये 2.5, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 1.5 से लेकर हमें 2.5 ट्रिलियन की ज़रूरत है, जो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो हमने टारगेट सेट किया है पेरिस क्लाइमेट जो मीट था या COP21 कह लो, उसमें तो उसको अचीव करने के लिए हमें इतने पैसे चाहिए। ठीक है। देन ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रीन फाइनेंस अगर देखें तो इंडियाज ग्रीन एंड सस्टेनेबल बॉन्ड इशुएंस जो है ना, ग्रीन एंड सस्टेनेबल बॉन्ड जो इशू किया गया है वो 55.9 बिलियन हो गया है और इंक्रीज हुआ है 2021 के हिसाब से 186%। देन वी हैव ग्रीन बॉन्ड्स की बात की तो कुड क्रॉस 45 बिलियन इन 2025 विथ 100 बिलियन सस्टेनेबल फाइनेंस टारगेट्स बाय 2030। ठीक है। जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो हम 45 बिलियन तक जा चुके हैं एंड वो 100 बिलियन का हम अचीव करना चाहते हैं बाय 2030। और एक चीज इसमें दिक्कत की बात ये है, बात तो अच्छी है, हम इस तरह से एडवांस कर रहे हैं, बट 84% जो इन्वेस्टमेंट है ना वो लार्ज कॉर्पोरेट्स का है। हमें इन्वॉल्व किनको करना है, MSMEs को, मतलब कि डिसेंट्रलाइज करना है, उन लोगों तक ले जाना है जो ग्राउंड लेवल पे हैं, मतलब छोटे मतलब कि जिनके पास छोटे, मतलब इस सेंस में कि उनकी जो है ना मतलब कि जिस तरह से कॉर्पोरेट पैसे लगाते हैं वो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर वो भी इन्वॉल्व हो गए, काइंड ऑफ रिटेल कह लो, रिटेल लेवल पे कह सकते हैं, तो मतलब कि एक होलिस्टिक चेंज आएगा। तो ये हमें करना होगा। MSME, एग्रीटेक एंड लोकल इंफ्रा नीड कंसेशनल फाइनेंस एंड रिस्क, जैसे हम शेयर मार्केट में लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से हम जो है रिटेल इन्वेस्टर्स इनमें भी लगाना स्टार्ट करें। ये बड़ा है जो हमें ध्यान देना है। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक फाइनेंस रोल देख लो तो प्राइवेट कैपिटल मस्ट बी सपोर्टेड बाय पब्लिक फाइनेंस बजट एलोकेशंस। तो आपको ऐसे भी देखना पड़ेगा कि बजट के थ्रू आप हेल्प कर सकते हो, सरकार को देखना पड़ेगा, दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा, प्राइवेट एंड पब्लिक को। ब्लेंडेड फाइनेंस, मिक्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट कंसेशनल फाइनेंस इज एसेंशियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो सॉल्यूशंस ये बता रहे हैं, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड डी रिस्किंग इन्वेस्टमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिस्क जो है ना, लोन गारंटीज मिले, क्रेडिट इनहेंसमेंट मिले, आर नीडेड। ठीक है। तो इस जो बॉन्ड इश्यूज होंगे, लोन्स मिलेंगे, इस चीज को लेकर तो हमें इस तरीके से फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है। देन अनलॉकिंग न्यू मार्केट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 2026 तक हमने डिसाइड किया है कि इसको हम ओपन करेंगे इंडिया में। तो कार्बन मार्केट्स कैन जनरेट न्यू फाइनेंस स्ट्रीम्स इफ ट्रांसपोर्ट एंड वेल रेगुलेटेड। ठीक है। इंडिया मस्ट लीड इन क्लाइमेट फाइनेंस इनोवेशन। ये भी है कि बस जो अभी एग्जिस्टिंग चीजें हैं, जो टूल्स हैं, उसको यूज नहीं करना है, हमें जो इनोवेशन है उसके तरफ भी जाना, जैसे AI ड्रिवन रिस्क असेसमेंट, ब्लॉकचेन फॉर ट्रैकिंग फाइनेंस, टेलर्ड फाइनेंस मॉडल सूटिंग इंडिया रियलिटीज। ठीक है। देन वी हैव कंक्लूजन, India's clean energy rise is undeniable, but to sustain momentum and achieve climate goals, massive expansion on climate finance, domestic, global, ये दोनों देखना पड़ेगा, and is the single most critical step. So ओवरऑल आपको पता चला होगा कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे एक सॉल्यूशन इन्होंने बताया। ओके। एंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके पहले पैराग्राफ में मैं बहुत अच्छे से हाईलाइट करता हूँ, इसको भी देखिएगा, इसको पढ़िएगा खुद से। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना सबको हाईलाइट करता हूँ। जो ग्रीन में है ना, आप समझ लेना कि वो फैक्चुअल चीजें हैं जो प्रीलिम्स के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, या मेंस में भी डेटा फॉर्मेट में जो वैल्यू एडिशन हम करते हैं। ठीक है। फोर्थ आर्टिकल है, एमिड टेंशंस विद रशिया पोलैंड टू ज्वाइन नाटो फ्यूल नेटवर्क। सिंपल है, पहले देखते हैं नाटो क्या है, पोलैंड की क्या स्थिति रही है नाटो वार्सो पैक्ट से रिलेटेड, देन नाटो पाइपलाइन देखेंगे, पोलैंड की लोकेशन भी देखेंगे, एंड करेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं, डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं उसको देखेंगे। सो लेट अस सी, नाटो आपको पता है 1949 को में बना और इसको वाशिंगटन ट्रीटी से बनाया गया। अभी 32 मेंबर्स हैं और लेटेस्ट जो है ना फिनलैंड ज्वाइन किया, और स्वीडन जो है ना लेटेस्ट ज्वाइन किया, उससे पहले फिनलैंड ने ज्वाइन किया था 2023 में, और ये शायद यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है। पर्पस
क्या है नाटो का कलेक्टिव डिफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी न्यूज चल रहा था ना, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसमें अगर सऊदी पे अटैक है तो सॉरी पाकिस्तान पे अगर अटैक है या सऊदी पे, दोनों में से किसी पे अटैक है तो दोनों पे वो अटैक माना जाएगा। तो वो कहाँ से इंस्पायर्ड हुए, यही नाटो के आर्टिकल नंबर 5 से, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। ठीक है। फिर हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है बेल्जियम में, एंड कोल्ड वॉर के समय में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलिट्री अलायंस ऑफ वेस्टर्न ब्लॉक, जो कि नॉर्थ अटलांटिक कह लो रीजन्स में जो कंट्रीज आती हैं, यूएसए, कनाडा एंड देन वेस्टर्न यूरोप में खास करके जो कंट्रीज है, वर्सेस यूएसएसआर लेड वार्सो पैक्ट। क्या है कैपिटल पोलैंड का? वार्सो। तो अब मुझे ये दिखाना है कि एक तरफ नाटो आया तो रसिया ने भी ग्रुपिंग बनाई, जो कि कलेक्टिव डिफेंस पे फोकस करती थी, जिसको वार्सो पैक्ट कहते थे, और इसका पोलैंड मेंबर हुआ करता था। ठीक है, जब ये 1955 में आई। ठीक है, देखो पोलैंड की हिस्ट्री। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू पोलैंड फेल अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस, मेंबर ऑफ वार्सो पैक्ट इन 1995 से जब तक डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, यूएसएसआर ब्रेक करता है ना ऑफिशियली, तो उस समय तक ये मेंबर था। वार्सो पैक्ट था मिलिट्री अलायंस ऑफ यूएसएसआर ईस्टर्न ब्लॉक टू काउंटर नाटो। ठीक है, उसी तर्ज पे एक बनाया गया काउंटर, जो है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया नाटो के तर्ज पे। आफ्टर कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर पोलैंड मूव्ड वेस्टवर्ड। तो पोलैंड का जो ना फॉरेन पॉलिसी है ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया वेस्टर्न साइड की तरफ, मतलब कि जो नाटो कंट्रीज हैं। अब नाटो पाइपलाइन क्या है? जो ये कोल्ड एरा में एक पाइपलाइन नेटवर्क बनाया गया था पूरे यूरोप में। ठीक है, और जो कि 10,000 किलोमीटर पाइपलाइन है, और ये इमरजेंसी सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में जो एनर्जी नीड्स हैं, फ्यूल नीड्स हैं, वो खत्म, मतलब वो स्टॉल ना रुके ना, तो इसके लिए इसको बनाया गया था। बट ये पोलैंड तक तब नहीं पहुंची थी। उसका मेन रीजन था पोलैंड वार्सो पैक्ट का मेंबर था, और ये नाटो का मेंबर कब बना? 1999 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम एक बार पोलैंड की लोकेशन देख लेते हैं। ये पोलैंड कंट्री है, आपको दिख रहा होगा। स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूक्रेन, देखो बेलारूस, लिथुआनिया, आपको पता है एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, एंड देन रशिया का एक जो है अलग टेरिटरी है, जो कि पोलैंड के साथ बॉर्डर कर सकती है, और जो कि डायरेक्ट रशिया से कनेक्टेड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब ये बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। पूछता है ना बाल्टिक सी, नॉर्थ सी के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, तो पोलैंड तो है, जर्मनी है, रशिया भी है। रशिया ऑल्दो इधर दिखता नहीं है, बट यही है, बच्चे मिस कर देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, और इस टेरिटरी का नाम बताना है। और देखो ये यूक्रेन के साथ भी पोलैंड बॉर्डर कर शेयर कर रही है। बेलारूस जो कि एक सैटेलाइट स्टेट है रशिया का, उसके साथ भी कर रही है। तो काइंड ऑफ इसका जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो यूरेशियन पावर्स कह लो, सॉरी जो रशिया और यूएसए के बीच चलता आ रहा है हिस्टोरिकली कोल्ड वार एरा से, या वेस्टर्न पावर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से पोलैंड का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें समझ आ गई। 2023 या 2024 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीधा क्वेश्चन आया था, 3 में ही आया था कि यूक्रेन किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, किन कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो मे बी दे कैन आस्क कि पोलैंड किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अब इस पाइपलाइन के बारे में आपको पता चल गया। अब करंट डेवलपमेंट क्या है? पोलैंड हैज लॉन्ग कंसिडर्ड ज्वाइनिंग एनपीएस, जो है नाटो पाइपलाइन सिस्टम। एनपीएस का मतलब फाइनली सेट टू इंटीग्रेट। न्यू प्रोजेक्ट क्या होगा? 300 किलोमीटर पाइपलाइन फ्रॉम जर्मनी टू पोलैंड, और पोलैंड का ये मिलिट्री बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है, नाटो के लिए बना था, पोस्ट 1999 की बात है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना, बहुत मुश्किल होता है। बाइडगोसिस्क, जो भी इसका नाम है, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है पोलैंड का, और नाटो ने इसको मतलब कि एक तरह से डेवलप किया है जब पोलैंड ने ज्वाइन कर लिया 1999 में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये यूरो में है 4.7 बिलियन इस पाइपलाइन को बनाने में मेनली। एंड ये जो लोकेशन है, ये जो प्लेस कह सकते हैं न्यूज, होम टू नाटोज ज्वाइंट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर, बाय यही बाइडगोसिस्क, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है आप कर लेना। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 5th आर्टिकल, और ये मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल, आपको पता है। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से यूज कर सकते हो। मैं एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ। पहली बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना अक्रॉस द रिलीजन्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पार्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात करूँगा, और हमें करना भी नहीं है, हमें स्मार्ट रहना है। ठीक है, तो स्मार्ट इन द सेंस कि किसी भी रिलीजन को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी की ज़्यादा तारीफ नहीं करनी है, बीच का रास्ता निकालना है, बुद्धा का मार्ग। ठीक है,
और यही हमें करना चाहिए और यही सच्चाई भी है, इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी यही है। सो माई पॉइंट इज कि आपने हर रिलीजन में ये कॉमन देखा था, ये अच्छी बात नहीं है ऑल्दो, कि हर रिलीजन में एक कॉमन है कि विमेन जो है ना, लीडरशिप उनको नहीं दिया जाता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह ये दिखेगा। तो वो एक तरह से उसी में एक चेंज लाया गया है कि उनकी इंक्लूसिवनेस बढ़े, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है। और धर्म जो है बस उसमें पेट्रियार्कल सेटअप के हिसाब से जो सेंचुरी ओल्ड चीज़ें चलती आ रही है वो ना चलें, मतलब चेंजेस आए। तो उसी चीज़ को देखते हुए एक नया चेंज आया है, और मैम का नाम है सारा मुलाली, जो कि एक नर्स हुआ करती थी। उनको ना इम्पोर्टेंट जो एक चर्च है उसका जो है ना लीडरशिप दी गई है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं बहुत एस्पेक्ट में। GS1 में देखो, आप खुद सोचना, इसको ब्रेनस्टॉर्म करना अपने लेवल पे, कि विमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल चेंज इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आपको पता है ना, किसी भी रिलीजन में ले लो तो विमेन का रोल जो है ना, उस इंस्टीट्यूशंस जो बनाए जाते हैं, जो मंदिर होता है, मॉस्क होता है, या जो अलग अलग जो भी रिलीजियस पैलेसेस है, गुरुद्वारा है, तो विमेन लेड लीडरशिप आपको कम दिखती है। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा कम दिखा है, ठीक है। तो फिर बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, इस पर बोलना बहुत संभल के बोलना पड़ता है। फिर वी हैव GS2 में पॉलिटी गवर्नेंस, तो रिलीजन स्टेट रिलेशंस। अब देखो ये चर्च जो है ना स्टेट का है, अब स्टेट लेड अप्रोच कह सकते हैं, कि मतलब कि जो इंग्लैंड का जो स्टेट है ना उसका इन्वॉल्वमेंट है इस चर्च में, तो वो भी इन्वॉल्व हो रहा है कि वुमेन को आगे लाया जा रहा है। लिंक्स टू राइट्स, इक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे इंडिया में इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि साबरीमाला से, ठीक है, कि वुमेन की एंट्री, हाँ, तो ऐसे भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश भी किया था कि आप एंट्री देनी चाहिए, ओके। अब वो बहुत डिबेट में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग बात है, वो डिस्कस करेंगे। बट हम, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। एलन मुलाली वाज अ क्रिकेटर, सॉरी, सारा मुलाली, ओके। देन वी हैव GS3 में इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी आफ्टर अब्यूज स्कैंडल्स। और अच्छा, ये चर्च पे ना आरोप लगे हैं, जो वहाँ पे गवर्नेंस है उसमें बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो उसके एस्पेक्ट से भी वुमेन को लीड दिया गया है, ठीक है। अब्यूज, स्कैंडल्स, ये सारी चीज़ें इस एस्पेक्ट में, तो ऐसे भी टच कर सकते हैं। GS4 में अच्छा केस स्टडी है फॉर एथिकल लीडरशिप, इंटेग्रिटी, इंक्लूसिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ओके। सो दैट्स इट। आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से यूज़ करिए, ये कॉमन एग्जाम्पल है, और UPSC का जो एग्जामिनर है उसको भी ये पता होगा, क्योंकि ये न्यूज़ में अभी हाईलाइट होगा। तो हम ना ऐसे एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे, उसको मल्टीपल वेज के थ्रू यूज़ करेंगे, तो इट विल बी मच बेटर कि सबको पता होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल्स ना यूज़ करें कि बहुत लिमिटेड नॉलेज हो लोगों को, ठीक है, तो वो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम इसको मल्टीपल अपने डिमांड के अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर ले तो एग्जामिनर और इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये क्वेश्चन आपको पॉज करके जो है प्रैक्टिस करनी है, एंड ये आपका सॉल्यूशन है। और जो PYQ था उसका सॉल्यूशन, जो आंसर है वो C है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम आई थिंक मंडे को। आप लोग आज आंसर लिखना, और प्रीलिम्स ड्रिल कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस, ये भी शेयर कर सकते हो। मतलब कि मैं सिंपल क्वेश्चंस नहीं देखता हूँ, जानबूझ के आपसे गलतियां कराना चाहता हूँ, ताकि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रखो, कि अवेयर रहो, आप ऐसे ही डिसीजन मत ले लो, और आपके अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी भी डेवलप कर रहा हूँ। एक तो अवेयरनेस के साथ डिसीजन लो, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के। तो वही मेरा मकसद है। और प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं उसमें यही है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिसीजन तो लो, रिस्क तो लो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। 85-90 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया नहीं होता, और आइडिया भी होता है तो कन्फ्यूजन होता है ऑप्शंस की वजह से। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं मंडे को, और आज आप लोग क्वेश्चन लिखो, और मैं जो जैसे करता हूँ मतलब कि रिव्यू कर देता हूँ, वही करूँगा, एंड प्रीलिम्स ड्रिल अपने समय पे आ जाएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।